मेरी यूनिट 57 इंजीनियर रेजिमेंट थी और जो कि मैं 864 में EWS में नायक के पद पर तैनात था। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस है और दिवस है आज हमारे सैनिकों का, दिवस है आज पूरे भारत का, भारत की जीत का दिवस है पूरे राष्ट्र का। और इसी के साथ आज उस युद्ध के समय तैनात पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ स्थितियां रही थी वहां पर और किस किस परिस्थितियों का सामना किया हमारे सैनिकों ने, मेरे साथ सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। आपका नाम एक छोटा परिचय देंगे? नायक सुरेश पाल, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। मेरी यूनिट 57 इंजीनियर रेजिमेंट थी और जो कि मैं 864 में EWS में नायक के पद पर तैनात था। जैसा आपने बताया कि नायक के पद पर तैनात थे आप, और 1999 में जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने घुसपैठ तरीके से बर्फ़ का सहारा लेते हुए हमारी चोटियों पर कब्जा मारा, लेकिन जब बर्फ़ पिघली और हमारे जवानों को, हमारी सरकार को खबर लगी तो एक गुस्सा, एक उबाल देश के अंदर उमड़ पड़ा। और क्या कुछ स्थिति थी सर उस समय जब आप लोगों को इस चीज़ का पता चला कि हमारे देश की चोटी पर किसी और का कब्जा है, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? सबसे पहले बताएंगे सर। जिस समय पर हमने अपने एरिया के अंदर मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को देखा, जबकि उन्होंने ये इनकार करते हुए कि हमारे सैनिक नहीं हैं बल्कि ये जिहादी हैं, और यहाँ पर उसकी आर्मी के साथ में आर्मी कमांडर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुशर्रफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन पहाड़ियों में मौजूद थे। तरोलिम पहाड़ियाँ या मुस्को घाटी या कारगिल के एरिया में उनकी सारी फौज मौजूद थी। बावजूद उसके उन्होंने अपनी फ़ौज का इनकार करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये जिहादी हैं, ना कि यहाँ की हमारी फ़ौज है। उनके बहुत सारे सैनिक मारे गए और मारने के बाद में उनके आइडेंटिटी कार्ड तक उनको वापस दिए गए। ये आपके सैनिक हैं, इनको आप ले जाइए, बशर्ते उन्होंने अपने सैनिकों को डेड बॉडियाँ लेने से भी इनकार कर दिया और ना ही उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड लिए। जैसा कि बताया आपने कि क्या स्थिति थी और किस तरह से पाकिस्तान जो हर बार करता है, मैं समझता हूं कि पहचानने से मना कर देना, चाहे वो आतंकवादियों को भेजना हो हमारे देश में और तमाम तरह की जो स्थिति ख़राब करनी हो देश के अंदर, हर तरह से नकार देना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं सर, जैसे कि पिछले आज 22 वर्ष बीत गए इस युद्ध को, और उस समय और आज समय में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हथियार से लेके बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट में बदलाव हुआ है। तो उस समय आप पे क्या क्या मतलब क्या स्थिति थी? हथियारों को लेकर कितनी मात्रा में होते थे और क्या क्या दिक्कत आती थी? और मैं समझता हूँ बहुत सारे आपके साथी अभी भी फ़ौज में होंगे, देश की रक्षा कर रहे होंगे, हमारी रक्षा कर रहे होंगे, आप लोगों की रक्षा कर रहे होंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की बनिस्बत हमारे पास में हथियारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को देखते हुए, जबकि हमें ये पता है कि हमारे पास में दुश्मन देश चाइना, जबकि हमारे पास में पाकिस्तान, दोनों देश हमारे कट्टर दुश्मन हैं और वो नीचे नीचे चलते रहते हैं। हम डायरेक्ट लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास में जितनी इक्विपमेंट की, जितनी हथियारों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमारे पास में आज भी हथियार नहीं है। कैग की रिपोर्ट के अंदर सब कुछ जाहिर होते हुए कि हमारे पास हथियार, अम्यूनिशन हो, उस टाइम का जितना होना चाहिए था वो हमारे पास में हथियार, अम्यूनिशन नहीं था। बावजूद उसके भी हमने युद्ध में जवानों को बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस होते हुए देखा है। हमारे पास में CM कार्बाइन मशीन जो कि लगभग 34 वर्ष पुरानी है, उसको चेंज करने के लिए आज तक हमारी सरकार के पास में पैसा नहीं है। क्यों? हम जानना चाहते हैं कि इतने पुराने हथियारों से हमारे सैनिक कैसे लड़ाई लड़ते होंगे। सरकार का काम है ड्यू टू टाइम टू टाइम उसको चेंज करना और उसको इम्प्रूवमेंट करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हम घटिया से घटिया हथियार के साथ में अपने जवानों की जान को जोखिम में डालते हैं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं होता है। पैसा ज़्यादा बर्बाद करते हैं, जवानों के लिए पैसा ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, प्रॉपरली पैसा यूज़ नहीं होता है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनके लिए प्रॉपरली हथियारों का इस्तेमाल
और टाइम पे हथियार पहुंचना, अम्निशन का पहुंचना टाइम पे उनके लिए निहायत ज़रूरी है। जैसा बताया सर ने कि क्या स्थिति है, और साथ ही चाहे देश की हथियार की सर जैसे बात कर रहे हैं कि पुराने हथियारों के साथ नहीं, आधुनिक समय में, क्योंकि विभिन्न देशों के पास तमाम तरह के आधुनिक हथियार हैं और हमारे देश के सैनिकों को भी आधुनिक हथियारों से नवाजना चाहिए ताकि हम मुसीबत आने पर उन दुश्मनों का सामना कर सकें। और सर जैसे वहाँ पर स्थिति है, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल है, हम सभी आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सैनिक के लिए अपनी सुरक्षा यानी कि मौसम के को देखते हुए वहाँ पे जो बर्फ़ है हर चीज़ को, तो वहाँ की स्थिति कैसी है एक बार बताना चाहेंगे सर? यहाँ की स्थिति के अनुकूल वहाँ की स्थिति नहीं है। यहाँ हम जैसे मर्जी माहौल में रह सकते हैं, इजी घूम सकते हैं, जैसे मर्जी घूम सकते हैं, बट वहाँ का मौसम बहुत ही नाजुक है। कब किस वक्त पे बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, कब किस टाइम पे पहाड़ियाँ स्लाइड करना शुरू कर देती हैं, ये कोई पता नहीं होता है। यहाँ तक के जो वेदर का डिपार्टमेंट भी है वो नहीं हमारे को प्रॉपरली बता पाता कि किस टाइम पे बर्फ़ पड़नी है और किस टाइम पे बरसात होनी है। लैंड स्लाइडिंग होती है, कहीं कहीं जवान उसके नीचे दब जाते हैं। झरनों के वहाँ पर क्या है, पहाड़ में नीचे बीच में, दोनों पहाड़ों के बीच में जवान हमारे दब जाते हैं। निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है। इतना इक्विपमेंट हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे हमारे पास में रेनफोर्समेंट मांगने के लिए या हमारे पास में रेनफोर्समेंट आने के लिए भी बहुत वक्त लगता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया और बहुत ऊंचे दराज का एरिया है। उनको वहाँ पर कवर करने के लिए हमारे पास में इतना इक्विपमेंट अभी नहीं है। तो उसके लिए हमारे को बहुत ग्रांट की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली ग्राउंड में देखने की ज़रूरत है कि इम्प्लीमेंट कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है और कितना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये देखने की बहुत ज़रूरत है। प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट होते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा तब तक, और वो भी प्रॉपरली ऑडिट होना चाहिए, नॉर्मल ऑडिट नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली ऑडिट होगा तो सारी चीज़ सामने आएगी और प्रॉपरली हमारे पास में हथियार और एम्युनिशन और उसके साथ में जितनी भी एसेसरीज, जितनी वो टाइम टू टाइम हमारे पास में पहुंचेगी, तो जवान हमारा युद्ध में लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, रेडी फॉर एक्शन के लिए है। और हमारा जवान किसी भी देश से कोई कमज़ोर जवान नहीं है, बशर्ते कि उसको पीछे से ये सपोर्ट मिले कि जिस जवान ने हमारे लिए, इस देश के लिए अपने आप को, सर्वस्व को निछावर करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा रखा है, उस जवान की हिफाजत के लिए देश की जिम्मेवारी है। लेकिन जवान आकर के सिविल के अंदर जितने धक्के खाता है उसकी मैं गणना नहीं कर सकता हूँ। हर डिपार्टमेंट में जाएगा, किसी में भी उसका काम, लीगल काम नहीं होते हैं उसके, और इसके लिए मेरे को बहुत बड़ा खेद है इस चीज़ के लिए। शायद इसके लिए मैं भी मौन हो जाऊंगा, जिस तरह से सर ने बताया कि एक जवान जो कि देश की हर तरह से रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और जब उसे जो उसके कार्य होने चाहिए कहीं ना कहीं अटकलें आती हैं, बीच में उनका काम रुकता है, तो मैं समझता हूँ हमारे देश के सैनिकों को हर तरह से, जहाँ तक हम भी क्यों ना हम कहीं सफ़र कर रहे हों, चाहे बस में बैठे हों या किसी भी, हम उन सैनिकों को ज़रूर सम्मान दें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाई हुई है। सर जैसे आप लोगों को पता चला, जैसे पता चला कि क्या कुछ सुरक्षा है वहाँ पे, और जब पाकिस्तानी टुकड़ियाँ वहाँ पर हमारी चोटियों पर मौजूद हुई, और आपको कैसे कैसे दिशा निर्देश मिले, आप अपने साथियों के साथ, अपने साहब के साथ किस तरह से दिशा निर्देश पाते हो, कैसे तैयारी कर रहे थे, मतलब क्या कुछ उस समय की स्थिति थी, एक बार उस पर प्रकाश डालेंगे? स्थिति हमारे देश के अंदर इस प्रकार से है कि जो भी कमांडर हमारे को आदेश देते हैं, आदेश का पालन 110% होता है। सर उस समय जैसे जब युद्ध चल रहा था 1999 में, जब मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से आपको दिशा निर्देश मिल रहे थे? जैसे दिशा निर्देश मिल रहे थे, आगे की एरिया को देखते हुए जिस प्रकार से आदेश मिल रहे थे कि एडवांस करना है या थोड़ा रुकना है, स्टे करना है वहाँ पर, और जैसे एडवांस करना है, कहाँ कहाँ एडवांस करना है, कैसे कैसे हमारी पार्टियाँ डिप्लॉय होंगी, कैसे कैसे हमारे जवान डिप्लॉय होंगे, उनकी हालात को देखते हुए, उनकी लोकेशन को जाहिर करते हुए इस प्रकार से आदेश टाइम टू टाइम बदलते थे और टाइम टू टाइम चेंज होते थे। जैसा बताया सर ने, और एक जैसे आप भी इस समय में, इस युद्ध के समय में वहाँ पे मौजूद थे, तो आपका व्यक्तिगत कुछ अनुभव रहा हो, कुछ परेशानियाँ रही हों, देश की तरफ से क्या हौसला मिल रहा था, और क्या कहना चाहेंगे इस पे सर?
सर, देश की तरफ से हमारे को पूर्ण सपोर्ट था, देश का पूरा सपोर्ट था। और जब हमने देखा है, चाहे वो पराक्रम रहा हो, वो पराक्रम के अंदर हमने मूविंग देखी है। और जिस टाइम पे हम एडवांस पार्टी में मूव कर रहे थे, हमारा बहुत भव्य स्वागत हुआ है। आज भी हमारे दिल के अंदर देश के प्रति बहुत सारी भावनाएं हैं। और हम ये चाहते हैं उस वक्त पे हमारा शरीर नहीं, हमारा जो कुछ भी मैं अपना समझता हूँ वो सब कुछ अगर न्यौछावर कर दूँ तो वो भी बहुत ही कम है। मैं अपने आप को सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हर एक सैनिक तैयार हो जाता है उस वक्त पे, क्योंकि वो अपना कुछ नहीं समझता, वो सिर्फ देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होता है। उतना ही जितनी जिम्मेवारी उस सैनिक की है, अगर वो समर्पित हो चुका है। आज हम देखते हैं कि एक एक सैनिक को अपने आप को समर्पित किए हुए को 10-10 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी पत्नियां, उनके बच्चे दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है किसी भी प्रकार से। वहां पर जाते हैं, सोल्जर बोर्ड ही नहीं सुनता, बाकी तो और क्या सुनेंगे, सोल्जर बोर्ड ही नहीं सुनता। और उसकी रिपोर्ट अगर बना करके डीसी ऑफिस में जाती है, कहीं भी कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसके लिए बहुत दुख है और मुझे खेद है इस चीज़ के लिए। बार बार मैं इस चीज़ के लिए बार कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग सैनिकों के लिए प्रॉपरली तरीके से, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सर्विस की होती है, ईमानदारी से अपनी सर्विस का योगदान किया होता है, उसी प्रकार से वो अपने योगदान की इच्छा अपेक्षा करता है वो आप लोगों से। लेकिन वो अपेक्षा हमारे को फलीभूत नहीं होती है। वहाँ पर भी हमारे को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाकर के काम होता है, नहीं तो उसके बगैर काम नहीं होता है। मैं समझता हूँ सर के माध्यम से तमाम हमारे देश के सैनिकों की देश के प्रति भावनाएं, जैसे सर ने कहा कि हम हर तरह से, हर प्रयास में, हर कार्य के लिए देश के लिए हमेशा न्यौछावर हैं, देश के लिए हमेशा खड़े हैं। साथ ही सर ने कुछ समस्याएं जो बताई, मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है इस देश के सैनिक के लिए इन बातों को सुनना। और एक मुझे 4 लाइनें याद आ रही, मैंने लिखी थी कि बहुत आसान होता है भारत माता की जय करके घर में ही रहना। हम जाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन एक सैनिक के लिए कर रहा हूँ कि बहुत आसान होता है भारत माता की जय करके घर में ही रहना। गया था वो बेटा भी जय करने को, आज भी मांस लगाए बैठी है उसको गोद में भरने को, आज भी मांस लगाए बैठी है उसको गोद में भरने को। बहुत सारी माएँ, पत्नियाँ, बहनें, बेटियाँ शायद इंतज़ार करते हुए रह जाते हैं और हमारे देश के सैनिक हमारे देश पे न्यौछावर हो जाते हैं, अपने प्राण देश के खातिर त्याग देते हैं। तो हमारा, आपका और जिन लोगों तक यह संदेश जाता है, बात पहुंचती है, उनका फ़र्ज़ है, उनका दायित्व है कि हम देश के सैनिकों के प्रति हर तरह से अपना सहयोग करें, उनको सम्मान दें। और साथ में अंतिम बात की ओर जाते हुए मैं सर से एक बार कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कारगिल दिवस है, जो विजय दिवस है, आप अपनी उपस्थिति पर और देश की सीमा पर जो तमाम सैनिक तैनात हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के लोगों को? और यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो किस तरह से आप लोग तैयार हैं मानसिक रूप से? सर अंतिम। हम अपने देशवासियों के प्रति प्रतिघन हैं। हम उनके लिए 24 घंटे अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम एक सर्विसमैन हैं, चाहे हम फौज में रहते हुए हैं, जब भी हमारे को बुलाओगे एक आवाज़ पे हम आज भी आने के लिए तैयार हो जाएंगे और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि मेरे देश की आन बान शान बची रहे, उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब वो 2 महीने की छुट्टी काटने के लिए आता है, मैं देशवासियों से इतना कहना चाहूँगा कि कृपया करके वो जिस डिपार्टमेंट में जाए, अपने लीगल काम के लिए जाए, कृपया करके उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकें, कम से कम उसके नंबर को तो कम से कम पहचान करके उसको सही समय पे उसका काम करवाया जाए और उसकी सपोर्ट की जाए। क्योंकि वो 2 महीने के अंदर अपना सारा काम समेटना होता है उसको, और उसको आगे छुट्टी नज़र उसकी कट रही होती है, उसको नज़र आता है कि मेरे छुट्टी ख़त्म होने जा रही है और मेरे को ये काम करने हैं, और वो एक छोटे से काम के लिए वो सारी छुट्टी बर्बाद कर देता है। कोई भी काम ले लीजिए आप, किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए आप, कि कितना पूर्व सैनिकों का या सैनिकों का जो ऑन सर्विस होता है उसका कितना काम हो रहा है। आप खुद सर्वेक्षण कर लीजिए कि कितनी उनकी वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लीगल काम करने के लिए भी वो जाता है, वहाँ पर उसकी सुनवाई नहीं होती है। सर मैं बार बार आपसे ये बात
कह रहा हूँ कि इसमें इम्प्रूवमेंट करिए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि देशवासियों के लिए, जब देशवासी सब देशवासी अपने सैनिक के ऊपर इतना स्वाभिमान अभिमान करते हैं कि कहीं भी किसी भी देश से अगर कोई भी आपत्ति आएगी तो ये सैनिक हमारी सब कुछ बॉर्डर पे पूरे का पूरे तैनात होकर के अपनी समस्याओं को समाधान करेंगे और वहाँ पर हर एक जवान का जो कर्तव्य होता है अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर की तरफ से जो मेन मुख्य बात रही कि जैसे बताया सर ने कि हम हर तरह से देश के प्रति अपने आप को निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं, देश के सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सर की कुछ भावनाएं जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी हैं, आप सभी भी ज़रूर समझेंगे। और यदि आप किसी भी स्तर पर इसे देखते हैं तो सहयोग के साथ साथ, क्योंकि अगर आप देश के सैनिकों का इतना सम्मान करते हैं तो मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं, आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।